नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बाटनवार कल्पवृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बायो का टॉपिक चल रहा है तो अगले टॉपिक के लिए बढ़ेंगे। आज हम विषाणु वाला टॉपिक हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और विषाणु में हम देखेंगे कि विषाणु जो है, ठीक है, तो सबसे पहले विषाणु जनित रोग, क्योंकि विषाणु का एक ही काम है रोग, तो विषाणु के बारे में कुछ जानेंगे, फिर उसके बाद विषाणु जनित रोग देखें। तो पहले देखते हैं कि विषाणु आया कहां से। तो मैं आपको बताऊं, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ऐसा बताते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जब जलमग्न थी तो जल में ही सबसे पहले एक कण बना, ठीक है ना, जिसे कोसरवेट्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, कोसरवेट्स कहते हैं। पहली बार कोई दीर्घतम अणु बना, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, बड़ा बना, ठीक है, तो उसका नाम क्या दिया गया, कोसरवेट्स दिया गया, ठीक है, यहां पे कोसरवेट्स, ठीक है। ये जो कोसरवेट्स है, इसमें एक विशेष प्रकार की परिवर्तन हुआ और इसमें एक संरचना पाई गई, ठीक है, जिस संरचना को कहा गया आरएनए। इस आरएनए में ऐसा गुण था जो अपने आप को कॉपी कर लेता था, मतलब अपनी जो संरचना है हूबहू वैसी एक और संरचना बनाने की इसमें क्या थी, क्षमता थी, प्रथम बार। तो इस दीर्घतम कोसरवेट्स दीर्घतम अणुओं से पहली संरचना बनी, उसे ही कहा जाता है विषाणु, या क्या कहा जाता है, वायरस, ठीक। ये वायरस जो है, वायरस में और अपडेट हुआ आरएनए के बाद इनमें धीरे से क्या बनने लगे, डीएनए बनने लगे, और एक और बहुत महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे कि विषाणु और जीवाणु, मतलब कोसरवेट दीर्घतम अणु हैं, उनके कोसरवेट से जब और कोसरवेट जटिल हुए, कॉम्प्लेक्स हुए, तब किनका नाम निर्माण हुआ, विषाणु। विषाणु में पहली बार कैसे गुण था, अपने आप को कॉपी करने का। कोसरवेट्स में था प्रोटीन के बहुत सारे दीर्घतम अणु थे, प्रोटीन, लिपिड्स। उसके बाद विषाणु में अपनी जैसी संरचना बनाने की क्या थी, क्षमता थी, किसके कारण, आरएनए में। यही अपडेट हुआ, उसके बाद अपडेट होने के बाद क्या बनता है, जीवाणु बनता है। तो जीवाणु को प्रथम जीव की संज्ञा दी गई है। पूरे पृथ्वी में प्रथम जीव की संज्ञा किनको दी जाती है, तो जीवाणु को दी जाती है। और विषाणु को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, मतलब लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी के बीच का ब्रिज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। यदि विषाणु किसी पोषक होस्ट, किसी जीवित कोशिका के शरीर के अंदर है, तो अपने उसको उसके भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके अपनी संख्या को लगातार मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। तो वृद्धि और विकास का गुण किसके अंतर्गत होता है, किसके में होता है, जीव में होता है। लेकिन यदि वो खाली पड़ा रहे, कहीं पे ऐसे स्थिर स्थान पे पड़ा हो, तो उस स्थान पे वो कैसा रहेगा, तो उस स्थान पे वो सिर्फ एक वस्तु की तरह, एक पदार्थ की तरह पड़ा रहेगा, और वो कभी भी डीकंपोज नहीं होगा। जैसे उसको होस्ट मिलेगा तो फिर अपने आप को क्या करने लगता है, रिप्लिकेट। जैसे कुर्सी पड़ा हुआ है, तो जैसा पड़ा है, कोई ना विकास होगा ना वृद्धि। तो इस प्रकार विषाणु में दो गुण हैं। जब किसी के मतलब किसी जीवित कोशिका के अंदर में किसी पोषक के अंदर में होता है, तो अपने आप को वृद्धि विकास करता है, तो इसमें जीवन का गुण हुआ, मतलब जीव का गुण हुआ। और जब वो खाली रहता है तो किसी प्रकार का वृद्धि विकास नहीं होता, तो उसमें एक निर्जीव या नॉन लिविंग बॉडी का उसमें क्या होता है, गुण होता है। इस प्रकार विषाणु को जीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब आते हैं विषाणु के बारे में। तो देखो, सबसे पहले विषाणु, ये देख लो, ये सारे वायरस हैं, ठीक है। ये HIV का वायरस है, ये हेपेटाइटिस का वायरस है, इबोला वायरस है, ठीक है ना, एंडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा जो सर्दी खांसी का है वो, रेबीज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु नाशी,
उसके बाद ये दिया है पेपिलो मालविप वायरस, फिर है रोटो वायरस, उसके बाद है हर्पिस वायरस। ये सारे वायरस है और वायरस की कई प्रजातियां हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, मैंने आपको समझा दिया। तो देखो, विषाणु प्रथम दीर्घतम अणु से मिलकर बनी एक संरचना है। प्रथम दीर्घतम अणु को क्या था, कोसरवेट्स। प्रथम दीर्घतम अणु क्या था, कोसरवेट। तो कोसरवेट से बना, प्रथम दीर्घतम अणुओं से मिलकर बनी एक संरचना है। विषाणु को जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जंतुओं में उपस्थित होने पर ये अपने आप को विभाजित करते हैं, परंतु अन्य किसी स्थान पर ये निष्क्रिय होते हैं। जो मैं आपको जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी, मतलब लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी दोनों के बीच की जो कड़ी क्यों है, इसको मैं समझाया था। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जंतुओं में उपस्थित होने पर ये अपने आप को क्या करती है, विभाजित करती है, मल्टीप्लाई करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, परंतु अन्य किसी स्थान पर ये निष्क्रिय होते हैं। इनमें एक डीएनए व आरएनए होता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन की एक क्या होती है, परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो हम लोग विषाणु देखे कि विषाणु के ऊपर का जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो प्रोटीन का परत होता है और उसे ही क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। विषाणुओं के विरुद्ध शरीर में प्रतिजैविकता, मतलब एंटीबायोटिक नहीं बनती है। विषाणु के विरुद्ध शरीर में एंटीबायोटिक नहीं बनता है। ठीक है, जब विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो विषाणु से ग्रसित कोशिका इंटरफेरॉन, ठीक है ना, इंटरफेरॉन नामक रसायन के माध्यम से अपने आसपास की कोशिकाओं को रक्षा तंत्र क्या करती है, मजबूत करने का संकेत भेजती है। मैं इसको आपको समझाता हूं। देखो, विषाणु में जैसे किसी कोशिका को विषाणु ने क्या किया, ग्रसित किया। जैसी ग्रसित करेगा तो वो जो कोशिका है, यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक कोशिका है और एक कोशिका का क्या है, समूह है। ठीक है, अब यहां पे कोई वायरस है जो यहां पे अटैक किया, ठीक है, इस कोशिका को। तो ये कोशिका सभी कोशिकाओं, मतलब अपने आसपास की कोशिकाओं को एक मैसेज के फॉर्म पे एक रसायन भेजेगी। इस रसायन का नाम ही क्या है, इंटरफेरॉन। इस रसायन का नाम क्या है, इंटरफेरॉन। मतलब एक प्रकार का संदेश है, मैसेज है कि वायरस का आक्रमण हो चुका है, अब आप सब अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर लीजिए, ठीक है, या वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन क्या है, समझ में आया। जब कोई वायरस किसी कोशिका को क्या करती है, ग्रसित करती है, अटैक करती है, तो वो कोशिका अपने चारों तरफ की कोशिकाओं को एक मैसेज के फॉर्म पे एक केमिकल रिलीज करती है, रसायन रिलीज करती है, और उसी रसायन को क्या कहा जाता है, इंटरफेरॉन कहा जाता है। जितना मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे पॉइंट में, अब देखो, तो यहां पे देखो, विषाणुओं का उपयोग जैव हथियार, जिसको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में किया जाता, ठीक है, किया जा सकता है। और आपको पता है कि बायो, जिस प्रकार के जैसे एटम बम, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम, ये सब सुने होंगे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, उसी प्रकार आजकल वायरस, किसी भी क्षेत्र विशेष को वायरस से अटैक करने के लिए, रोग से ग्रसित करने के लिए बायोकेमिकल रूप के लिए, जैव हथियार या बायो वेपन्स के रूप में, जैव हथियार के रूप में, ठीक है, किसका, वायरस का आजकल उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं विषाणु की खोज किसने की। तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले तंबाकू के पौधे पर, इवानोव्स्की ने सबसे पहले तंबाकू के पौधे पर विषाणु को देखा था, और उस विषाणु का नाम उन्होंने मोज़ेक वायरस रखा था, या मोज़ेक विषाणु रखा था। ठीक है, ये इवानोव्स्की हैं। देखो, विषाणुओं की खोज इवानोव्स्की ने, ठीक है ना, ने किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे विषाणु तंबाकू के पौधे से प्राप्त किया जा सके, जिनका नाम क्या था, मोज़ेक था, जो मैं आपको समझाया। तो आपने क्या देखा, ये कई बार प्रश्न पे आया है कि विषाणु की खोज किसने की। तो विषाणु की खोज किसने की है,
तो आपको ध्यान देना है विषाणु की खोज किसने की है, तो इवानोवस्की ने। किसमें की, तो तंबाकू के पौधे पर। उस विषाणु का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, मोज़ेक वायरस। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग, ऐसे डिजीज जो वायरस से होते हैं। ठीक है ना, आपको बता दूं इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और ये डिजीज वाला जो टॉपिक है ये पूरे बायोलॉजी सेक्शन का एक बड़ा टॉपिक है। इनसे हर एक एग्जाम में प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसका एक विशेष ध्यान रखिएगा आप। आगे आते हैं सबसे पहले विषाणु में। तो सबसे पहले पहला जो विषाणु जनित रोग है जिसका नाम है एंसेफेलाइटिस। इस रोग का क्या नाम है, एंसेफेलाइटिस। इस प्रकार के संक्रमण में, एंसेफेलाइटिस रोग में जब जो वायरस क्या करता है, अटैक करता है, तो मस्तिष्क संक्रमण कहा जाता है। सबसे पहले इस प्रकार के रोग में मस्तिष्क में संक्रमण फैलता है और मस्तिष्क सड़ने लगता है। ठीक है, और चरम अवस्था में, मतलब इसके जो हाई आप देखेंगे कि जब ये संक्रमण है एकदम चरम में पहुंच जाता है, ठीक है ना, अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे ब्रेन डेड की स्थिति, मस्तिष्क शून्य की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले आपने देखा एंसेफेलाइटिस क्या है, तो मस्तिष्क संक्रमण है। मस्तिष्क क्या होता है, सड़ने लगता है, डीकम्पोज होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे चरम अवस्था में व्यक्ति की मस्तिष्क शून्य, ब्रेन डेड होके, ठीक है, मस्तिष्क मृत या ब्रेन डेड होके व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक मानव है, और मानव के यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से ये नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डार्क होते जा रहे हैं, और डार्क होते पूरा ये एरिया जो है क्या होते जा रहा है, डार्क होके अपघटित होने लगता है, डार्क होने लगता है ये जो पूरा पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कौन सा रोग, एंसेफेलाइटिस। अब नेक्स्ट रोग होगा जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये भी मस्तिष्क संक्रमण है, ये मस्तिष्क ज्वर है। तो आप देखो इस प्रकार के रोग में विषाणु संक्रमण द्वारा मस्तिष्क का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस, जैसे ही ये विषाणु जो शरीर में क्या होती, प्रवेश करती है, फिर जैसे जैसे अपनी संख्या में मल्टीप्लाई करती है पूरे ब्रेन में फीवर, मस्तिष्क का तापमान एकदम बढ़ जाता है, मस्तिष्क काम करना बंद। आप देखे होंगे कि कोई जो व्यक्ति है जिनको फीवर मतलब फीवर बहुत मात्रा में, जैसे जनरली हमारा जो तापमान है 98 फ़ारेनहाइट है, थोड़ा सा तापमान जैसी बढ़ता है तो 100 102, देखो कि कोई थर्मामीटर से चेक कराते हैं, ठीक है, तो अरे यार इसका तापमान जो है 102 सेंटीग्रेड बढ़ गया है करके, या फ़ारेनहाइट, तो नॉर्मल 98 होता है। हमारा पूरा जो बॉडी है एक सामान्य तापमान पर क्या करता है, अच्छे से वर्क करता है। तापमान में वृद्धि हो जाए या तापमान में कमी हो जाए, दोनों कंडीशन पर जितने बॉडी के ऑर्गन हैं, ठीक है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, हम लोग मैमेलियास हैं, ठीक है, जिनके रुधिर का तापमान क्या होता है, कांस्टेंट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो जिसके कारण क्या बताया कि मस्तिष्क संक्रमण होता है और मस्तिष्क का तापमान बढ़ता है, और जैसे ही आपको बताया कि मस्तिष्क यदि इसको सही समय में इलाज न किया जाए तो तापमान बढ़ेगा और उसमें ब्रेन हेमरेज की स्थिति या मस्तिष्क ब्रेन डेड की स्थिति आती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेनिंजाइटिस में इस प्रकार ये जो ये नॉर्मल जो मेनिंजाइटिस है ये पूरे डार्क हो रहे हैं, और जो बैक्टीरिया का और क्या बोलते हैं इनका इन्फेक्शन इस प्रकार से होता है, ठीक है, और पूरा मस्तिष्क का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला क्या ध्यान दिया आपने, मेनिंजाइटिस, मेनिन से तो मस्तिष्क ज्वर है, मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, मस्तिष्क संक्रमण की ये भी बीमारी है, ठीक है, और मस्तिष्क का तापमान बढ़ता है, और सही समय पर इसका भी उचित इलाज न करने पर व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती थी। ठीक है, अब अगला जो रोग है उसमें आते हैं। ठीक है, अब अगला जो रोग है हेपेटाइटिस। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज है, बीमारी है। तो आप देखो हेप्टा का शाब्दिक अर्थ होता है यकृत तथा इटिस का अर्थ होता है संक्रमण। हेपेटाइटिस में हेप्टा मतलब हमारा जो लीवर है, यकृत है, उसको कहा जाता है, ठीक है, और इटिस मतलब होता है संक्रमण। विषाणु यकृत को संक्रमित करता है, ठीक है, तथा अत्यंत ये घातक बीमारी है। भारत में इस समय हेपेटाइटिस के बी एवं सी पाए जाते हैं। दो प्रकार के जो वायरस है भारत में, ठीक है, बी वायरस और सी वायरस हेपेटाइटिस वो पाए जाते हैं। 5 प्रकार के कुल हैं,
छठवां प्रकार जो जी है, जो जी प्रकार है जिसकी खोज अभी अभी हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। बाकी ए बी सी डी ई पाया जाता है, जी अभी मिला है। ठीक है। भारत में विषाणु में से करीब, ये मैं बता दूं, हेपेटाइटिस बीमारी में लगभग जो कोरोना काल के पहले जो जनगणना हुई थी इसके मामले में कितने कितने डिजीज वाले, तो आप समझ लो 5,80,00,000 लोग किससे, हेपेटाइटिस बी और सी से क्या थे, संक्रमित थे। ए और ई, हेपेटाइटिस का जो ए और ई है ये जो दूषित जल में फैलता है, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, ठीक है, उससे ए, हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस होते हैं। बी और सी, ठीक है ना, सर्वाधिक खतरनाक है। बी मतलब आप बी को मानोगे सबसे ज्यादा खतरनाक है। बी को एड्स के समान वायरस माना गया है। जिस प्रकार एड्स एक बहुत घातक रोग है, उसी प्रकार बी को एड्स के समान घातक माना गया है। ठीक है। ए ई को छोड़कर बाकी जो विषाणु है दूषित रक्त के संक्रमण से फैलता है। इसमें कौन कौन सा नोट करने लिए है, सबसे पहले ए और ई जो है ये दूषित जल से फैलता है, और ए बी सी डी जी ये जो पूरे 6 ले लेते हैं, तो 6 में ए और ई को छोड़, पहला और पांचवा को छोड़, सभी दूषित रक्त से, ठीक है, पॉल्यूटेड ब्लड से क्या होते हैं, फैलते हैं। किसी जो व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस की बीमारी है, उसका रक्त किसी को मतलब डोनेट किया जा रहा है, आधान किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके में क्या होता है, ये चला जाता है। आप सुने होंगे कि जो अमिताभ बच्चन जी है हेपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, इन्होंने हेपेटाइटिस जिस प्रकार पोलियो का पूरा अभियान चला है वैसे ही अभियान चला रहे हैं। जब ये कुली मुंह वाला हम देखे होंगे कि इनको चोट लगती है, तो चोट लगने पे इनकी अतड़ी जो आंत है वो फट जाती है, जिससे ब्लड की इनको आवश्यकता होती है, तो उस समय ब्लड इनको चढ़ाया जाता है। तो जिनका ब्लड इनको चढ़ाया जाता है उसमें हेपेटाइटिस जो था, हेपेटाइटिस का वायरस उपस्थित था। ये 35 साल तक हेपेटाइटिस से क्या थे, ग्रसित थे। हालांकि आपको बता दूं, यकृत इकलौता ऐसा ऑर्गन है आपके बॉडी का जिसमें रीजनरेशन का प्रोग्राम होता है खुद से। फिर यदि आप 100% यकृत में 70% खराब हो गया है, तो वो फिर से जो 30% है अपने आप को 70% फिर से बना के 100% रिकवर कर सकता है। उसमें ये क्वालिटी, बाकी ऑर्गन्स में ये क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आपने क्या क्या ध्यान दिया, सर्वाधिक घातक बी है, ठीक है। भारत में बी और सी प्रकार पाया जाता है। भारत में जिस समय इसकी जनगणना हुई थी उस समय 5,80,00,000 लोग में ये संक्रमित था। ए ई जो है किससे होता है, दूषित जल से होता है। बाकी सब क्या होते हैं, दूषित रक्त से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हेप्टा मतलब यकृत है, और इस प्रकार से ये उसके वायरस है, जो इस प्रकार से ये जो डार्क वाला एरिया है वो धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, ठीक है, अपने गिरफ्त में लेते जाता है। ठीक, आगे अब आते हैं पोलियो। ठीक है, पोलियो को एक आप जान रहे हो कि यह एक घातक बीमारी है, और पूरा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे उसके परिवार उससे ग्रसित होता है। आप जान रहे हो व्यक्ति के साथ उसके जितने भी परिवार हैं वो सारे इससे क्या होते हैं, इस रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित है वो तो परेशान होगा ही, पूरा परिवार जो है वो भी क्या होता है, परेशान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पोलियो मिनिटस। इसे पोलियो मिनिटस भी कहा जाता है। इस विषाणु द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को मिला के उनको बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब मस्तिष्क हो गया, ब्रेन, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, वो दोनों को करके। ठीक है, तो ये किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। पोलियो की टीके की खोज जोनास साक, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास साक ने की थी। और पोलियो के जो खुराक है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेबिन। जो 2 बूंद जिंदगी वाला जो हम लोग पीते थे ना, वो किसने, अल्बर्ट सेबिन ने। और वो जो टीका है उसको किसने, जोनास साक ने, ठीक है ना, खोज की थी। 2013 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है, और इस रोग के संक्रमण पश्चात मांसपेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तथा टांगे, हाथ व कटी प्रदेश, कमर के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, कटी प्रदेश, लंबर वाला क्षेत्र,
निष्क्रिय हो जाता है। आप देखोगे पोलियो से ग्रसित व्यक्ति के नीचे वाला पार्ट, दोनों पार्ट क्या हो जाता है, एकदम सिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है और पूरा वर्क नहीं करता। फिर उसके बाद ये लंबे समय पश्चात पाकिस्तान में इसकी सर्वाधिक केस ठीक है ना, वर्तमान वर्ष में देखे गए हैं। लास्ट टाइम अभी अपडेट हुआ है, मतलब 2022 में ही अपडेट हुआ था कि फिर पोलियो ये रोग जो काफी समय तक इसके केस नहीं दिख रहे थे, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में देखे गए हैं। इसको हम सोचते थे कि ये वायरस अब हमारे पृथ्वी से चला गया है, परंतु नहीं, ये वायरस अभी भी वहां पे दर्ज किया कि काफी सारे केसेस में देखा गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से इसको क्योर करने का प्रोग्राम अपने तरीके से फिर चालू किए हैं। तो क्या क्या देखे, पोलियो को किस नाम से जाना जाता है, पोलियो मिलिटस। पोलियो जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाके अपना ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद हाथ पैर या कटी प्रदेश को प्रभावित करता है, वो पूरे वो शरीर का वो अंग ही क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज जोनास सांग, पोलियो के क्या बोलते हैं खुराक की खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेबिन ने। भारत को कब WHO द्वारा पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था, तो 2013 में। कहीं पे 14 भी मिलता है, तो आप देखेंगे 13 मानक है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लो, ये डायग्राम है, ये पोलियो से ग्रसित व्यक्ति है। आप देखे होंगे ये इसका पूरा नंबर वाला एरिया क्या है, वर्क नहीं कर रहा है। और ये जो 2 बूंद जिंदगी की, ये वायरस है। इस प्रकार वायरस होता है पोलियो का। ठीक है, आगे आते हैं डेंगू। आप जान रहे हो ये भी एक वर्तमान स्थिति में, मलेरिया तो कम हो गया है, लेकिन डेंगू जो है बहुत इसके केस बढ़ रहे हैं। इसमें व्यक्ति की जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर का अनुपात है, वो ज़्यादा है। तो देखते हैं, यह नाम ही है इसके वायरस का, डेंगू। डेंगू नामक वायरस से होता है। यह रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, और जिन मच्छरों द्वारा फैलता है उसे टाइगर मच्छर या एडिस इजिप्टी मच्छर कहा जाता है। आपको याद रखना है कि ये जिस मच्छर से, इसको ज्यादातर पूछा गया किस मच्छर से फैलता है, तो इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और एडिस इजिप्टी भी मच्छर कहा जाता है। ये मच्छर देखो इस प्रकार से दिखता है, ये इस प्रकार का ब्राउनिश होता है। ठीक है, अब याद रखना कि डेंगू जिनको होता है उनको उनके बॉडी में फीवर जो है बहुत मात्रा में होता है, तापमान मतलब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ब्लड के प्लेटलेट्स जो हैं, ठीक है ना, वो टूटने लगते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स टूटने लगते हैं तो बॉडी में इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमजोर होता है। और सही समय पर इसकी उचित इलाज ना हो तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक घातक बीमारी के रूप में क्या है, वर्तमान परिदृश्य में ये दर्ज किया जाता है, कौन, डेंगू। अब आते हैं रेबीज। आप सबको पता है कि कुछ जो जानवर है, खासकर कुत्ते, कभी बिल्लियों, ठीक है, इनमें भी ये देखा गया है कि रेबीज वायरस होता है। ये इस वायरस को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस रोग को मतलब रेबीज जो है, जो वायरस जो है, इन रोग को रेबीज के साथ हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति को जल से बहुत डर लगता है। तो डर को आप जानते हो फोबिया कहते हैं किसी भी चीज से, तो इसलिए जल से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये रोग ज्यादातर सामान्यतः बच्चों में ज्यादा क्या होता है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। यह रोग कुत्ते, बंदर, गिलहरी आदि के काटने से होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जल से क्या लगता है, डर लगता है, इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस रोग के अंतिम चरण में पहुंचने तक के पश्चात इसका कोई बचाव नहीं है, याद रखेंगे। मेरा एक मित्र है जो धमधा में पोस्टिंग था कुछ साल पहले, तो वो वीडियो डाला हुआ था, मतलब इतना सहम जाता है डर। मैं बता रहा हूं कि इस रोग को आप देखोगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को देखोगे तो आप बोलो ना, आप दहल जाओगे, इतना खतरनाक होता है। बच्चे को थोड़ा सा ऐसा करके हवा दोगे तो सहम जाता है, ठीक है, पानी को दो के डरता है, जीभ निकालता है, पूरे कुत्ते जैसी क्या करता है, पूरा हरकत करता है, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ज्यादातर प्रयास करेंगे नीम हकीम, है ना, और ये कोई पान देके, कोई दवा देके, इन सब का से दूर रहो। सरकारी हॉस्पिटल में इसके जो इंजेक्शन है वो फ्री पे मिलती है ना। एक पूरा शेड्यूल होता है, आप देखे होंगे। आप इस रोग की भयावता कितने ही जान लो कि पूरे शेड्यूल में इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है इससे दूर रहने के लिए। और यदि पेट्स लवर हो तो विशेषकर उन पेट्स को रेबीज के टीके बीच बीच में लगाते रहो, जिससे वो रेबीज से क्या रहे, बचे रहे, ठीक है। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिए। आगे आते हैं, इस रोग के अंतिम चरण में जो मैं आपको बताया पहुंचने के पश्चात,
ठीक है ना, कोई भी बचाव नहीं है। यह बीमारी प्रायः बच्चों में होती है। आप देखियो कि बड़ों को रेबीज नहीं, क्योंकि बड़ों का इम्यून सिस्टम थोड़ा बूस्ट हो जा रहता है। तो छोटे बच्चों को जो है किन्हीं कारणों से काट खेलते कूदते में लग जाए तो छोटों को ज्यादातर होता है, ठीक है ना। तो यह प्रायः बीमारी बच्चों में होती है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है ना। एंटी रेबीज टीके लगाकर रोगी को रेबीज वायरस से रक्षा की जा सकती है। और याद रखना, वो कई बार आजकल क्या है पूछ दिया जा रहा है एग्जाम को थोड़ा टफ करने के लिए कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो याद रखना रेबीपुर या एचडीसीबी कहा जाता है, ठीक है। जो रेबीज के लिए जो इंजेक्शन का टीका का उपयोग किया जाता है, इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रेबीपुर या एचडीएफसी कहा जाता है, एचडीसीबी कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, ये हमारे लुईस पास्चर जी हैं, और ये देखो ये कुत्ता है, ठीक है ना। निकोटीन रिसेप्टर है, यहाँ से जो वो रिसेप्ट करता है द रेबीज वायरस, यहाँ पे आप देख लो रेबीज वायरस बाइंड टू एंड, ठीक है, इनहिबिट्स निकोटिनाइक receptors in the brain interfering with the communication and including pharyngeal and behavior। रेबीज से ग्रसित व्यक्ति जैसे तो पागल कुत्ते आप देखे होंगे कि किस प्रकार से वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते, मतलब किस प्रकार उनकी हरकत ही अलग हो जाती है रेबीज से ग्रसित। तो उनके पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये रेबीज वायरस करता है, ठीक है। ये लुईस पास्चर जी। आगे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं चेचक। चेचक जिसे क्या कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। आपको बता दूं, बहुत ही भयावह बीमारी, एक समय पर ये महामारी होती थी, जिस प्रकार अभी कोरोना पेंडेमिक है ना, उसी प्रकार ये महामारी होती थी। गांव के गांव, शहर के शहर, लोग मौत की नींद में क्या हो जाते थे, समा जाते थे। दुनिया का सबसे ज्यादा मोर्टिलिटी, मृत्यु दर अनुपात वाला ये रोग है, कौन, चेचक। 30% इसकी मोर्टिलिटी रेट थी। आप समझ लो कोरोना का जो सेकेंड वेरिएंट था वो 1.5 से लेके 2%, 1.5 से 2% मोर्टिलिटी रेट थी। मतलब 100 में 1 से 2 लोग की मृत्यु होती थी उसके सेकेंड वेरिएंट में। अब आप समझ लो ये जो वेरिएंट है, ठीक है, मतलब चेचक जो था उसमें 30%, मतलब हर 100 में 30 लोग की मृत्यु क्या थी, कंफर्म थी। इतना घातक की बीमारी था चेचक, ठीक। इसको देखते हैं। इस बीमारी के होने से पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। यह रोग एक याद रखना है कि ये कौन से विषाणु से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिओला नामक विषाणु से होता है। उस विषाणु का नाम क्या है, पेरिओला। ये दाने अंत में जो जल भरे दाने हैं अंत में क्या हो जाते हैं, इस जल, एक मिनट ना, जल स्फोटों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तथा सूखने पर क्या होते हैं, निशान छोड़ते हैं। और इस रोग के संपर्क में आने से बचना चाहिए। 1977 में भारत को चेचक मुक्त राष्ट्र क्या किया गया था, 1977 में भारत को, ठीक है ना, चेचक स्मॉल पॉक्स जो मुक्त राष्ट्र क्या कर दिया गया था, घोषित किया गया था। याद रखना, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। इसलिए उन्हें टीकाकरण के जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो इसमें 3-4 पॉइंट बना, क्या क्या बताया आपको। इस बीमारी के होने से पूरे शरीर में क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है। यह रोग पेरिओला नामक विषाणु में होता है। किससे होता है, पेरिओला नामक विषाणु से होता है। ये दाने अंत में जल की स्फोटों में बदल जाते हैं तथा सूखने पर क्या होते हैं, निशान छोड़ते हैं। इस रोग के संपर्क में बताया आपको कि दाने गड्ढे पड़ जाएंगे पूरे, मतलब बॉडी में क्या हो जाएगी, दाने पड़ती हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हो किस प्रकार से दाने पड़ते हैं। और इसके सबसे पहले जो टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इसने, इसलिए उन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन या टीकाकरण के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आप याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना, क्या बीमारी कहा जाता था। याद करो आप, जैसे साउथ की मूवी देखोगे तो पहले भगवान तो माता आए करके तो नीम पत्ते करके पूरे पूजा करते थे, सारा चीज करते, तो वो चेचक ही था। बहुत ही घातक, ठीक है ना, रोग था ये, कौन, चेचक। आगे आते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स आते हैं, ठीक है। यह रोग वेरिशेला, याद रखेंगे। इसके भी जो सिम्टम हैं वो भी कैसे रहते हैं, उसी के समान रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे दोनों में आप डिफरेंट कर पा रहे हैं कि ये किस प्रकार के, इसके फफोले होते थे, गड्ढे पड़ जाते थे स्थायी रूप से, और इसके फफोले देखो किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, छोटे होते हैं और इनका निशान छूटता है, लेकिन कुछ समय बाद निशान क्या हो जाता है, समाप्त। लेकिन उसका निशान समाप्त नहीं होता था।
ठीक है, यह वेरिसेला नामक विषाणु से फैलता है। इसका प्रकोप पूरे शरीर में फैलता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में क्या करना है, रखना चाहिए। आप देखे होंगे कि जनरली जो चिकन पॉक्स जो होता है घर में, तो इनमें क्या होता है, एक बार होने के बाद शरीर दोबारा नहीं होता। देखे हो कि जिनके यहाँ एक बार जिसको हो गया उसको दोबारा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जिनको हुआ है, तो घर में वो व्यक्ति जिनको एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, वो उनका देख रेख करते हैं, अलग से उनको रूम देते हैं। देखे होंगे उनका बेड बिस्तर सब अलग, सभी को मिलने नहीं देते क्योंकि ये फैलता है करके, ठीक है ना। और उसके बाद एक बार होने के बाद दोबारा ये जनरली उनके शरीर में खुद से एंटीबायोटिक बन जाता है, इसलिए दोबारा नहीं होता। किसी किसी का इम्यून सिस्टम अलग है तो उनको दोबारा होता है, जनरली ये दोबारा नहीं होता। कौन सा? चिकन पॉक्स। तो याद रखना वो किससे होता है, वो पेरियोला से होता है और किससे होता है, वेरिसेला से। ये उतना घातक नहीं है और चेचक बहुत ज्यादा क्या है, घातक है। महामारी की लिस्ट में किसका नाम था, तो चेचक का नाम था, ठीक है। आगे आते हैं खसरा, जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, मिसल्स कहा जाता है। यह रोग पॉलिनोसा मार्बीरोलम, आपको याद रखना है ये वायरस है। वायरस का नाम क्या है, पॉलिनोसा मार्बीलोरम, ठीक है। तो यह रोग पॉलिनोसा मार्बीलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। इस रोग से शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं तथा नाक व गले में सूजन हो जाती है और यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। खसरा का आप जान रहे हो ज्यादातर बच्चों में ही होता है, बच्चों की इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उससे ज्यादातर आप देखे होंगे कि बच्चों की इसमें क्या भी हो जाती है, ठीक है, इनका खसरा का इंजेक्शन लगता है, नहीं लगता है तो बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार से पूरे बॉडी में क्या होते हैं, दाने आ जाते हैं। कौन सा वायरस है, तो पॉलिनोसा मार्बीलोरम। नाक व गले में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन लेती है, सांस लेने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है, ठीक है। और यह रोग याद रखना सामान्यतः किन में होता है, तो बच्चों में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं गलसुआ, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मप्स। आप देखे होंगे कि गांव ग्रामीण अंचल में पहले ये गाल सूज जाता था तो बेलाडोना करके एक स्टिकर लगाते थे, ठीक है ना, वही गलसुआ है ये, ठीक है। तो यह लार ग्रंथि को प्रभावित करती है, ठीक है। याद रखना है मप्स नामक वायरस से होता है। किससे होता है, मप्स नामक वायरस का नाम है मप्स। यह लार ग्रंथि को प्रभावित करती तथा यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सिर दर्द, कमजोरी क्या होती है, महसूस। आप देखो कि ये वाला एरिया फूलता है तो सिर दर्द भी करता है, कमजोरी, वीकनेस फील होती है, ठीक है। बुखार के साथ कड़ के नीचे भाग में स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है। आप देख रहे हो ये वाला जो कान का नीचे वाला जो भाग है, इसका क्या आ गया है, स्वेलिंग आ गया है इसमें, ठीक है। यह रोग सामान्यतः दूषित दूध या पोल्यूटेड मिल्क के पीने से होता है। जब ज्यादातर बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखा गया है कि ऐसे दूध जिनमें मप्स वायरस उपस्थित हो, ठीक है, उनके सेवन से ये बॉडी के अंदर जाता है, लार ग्रंथि में प्रवेश करता है और स्वेलिंग ले आता है। स्वेलिंग के साथ सिर दर्द होता है, जी मिचलता है, बुखार आती है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। बेलाडोना और कुछ एंटीबायोटिक का उपयोग करके इसका क्या किया जाता है, क्योर किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, और याद रखना है किससे होता है, तो दूषित दूध से होता है, पॉल्यूटेड मिल्क से। अब आगे आते हैं एड्स, ठीक है। आप सबको पता है एड्स का फुल फॉर्म ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आप सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है इसका, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। फिर ये जो वायरस जिससे होता है, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। पहले समझाता हूं इसके बारे में। एड्स क्या है, स्वयं कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये एक अवस्था है, पहले बता रहा हूं। HIV वायरस, आपको पता है कि जैसे हमारे देश की रक्षा के लिए क्या है, सेना है, तो सेना जो है हमारे देश की क्या करती है, रक्षा करती है। अब आप सोचिए धीरे धीरे हमारे सैनिक की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, अब हमारी एक ऐसी स्थिति आ जाए सेना हमारे ऊपर ना के बराबर है, तो कोई भी शत्रु जो देश है, जो हमारे दुश्मन है, आसानी से हमारे देश में क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और हमारे देश पे क्या कर सकते हैं, अपना राज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी का रक्षक होता है, ठीक है, WBC, उसके साथ B सेल, T सेल, जो रक्षक कोशिका होती हैं, गार्ड सेल होती हैं। तो ये जो HIV वायरस है उस गार्ड सेल को धीरे धीरे क्या करते जाती है, समाप्त करते जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि गार्ड सेल की संख्या, रक्षक कोशिका की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे आसानी से कोई भी जो रोग है
जैसे जनरली आसानी से कौन सा रोग, सर्दी, इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है बॉडी में पहले प्रवेश करता है, मौसम जैसी चेंज हुआ तो सर्दी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंजा का वायरस आता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, उसमें बलगम क्या हो जाता है, भर देता है, वही स्थिति निमोनिया होती है जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है। जैसे कोरोना में देखे होंगे कि निमोनिया सांस की स्थिति आती थी, गला पकड़ता था और ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, फिर अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। उसी प्रकार इसी में होता है कि जनरली एड्स की अवस्था के बाद पहला जो रोग जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो निमोनिया से होता है, और फिर वो निमोनिया कभी नहीं छोड़ता, सिर्फ उसी दिन मतलब मानव को अपने साथ लेके ही जाता है। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि एड्स क्या है, एचआईवी वायरस आपके बॉडी के पूरे रक्षा तंत्र को समाप्त कर देता है। तो आपके बॉडी में आप खुद सोचो कि कोई भी दवा खाओगे तो दवा आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, वो प्रमोट करता है, उसको क्या करता है, बूस्ट करता है, उनको ताकत मिलता है तो अच्छे से वर्क करता है। अब उसकी बूस्ट का ही जो ताकत का, समझ रहे हो ना, जो उनको बूस्ट के लिए एनर्जी मिलती है, ये दवा वगैरह खाते हैं। अब आपके पास रक्षक ही नहीं है तो उनको हथियार देके क्या करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपके हथियार भी काम नहीं आएंगे। इसलिए एड्स की अवस्था के बाद किसी भी प्रकार का टेबलेट क्या होता है, काम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह स्वयं कोई बीमारी नहीं है, इसके विषाणु शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम होने से किसी भी रोग से ग्रसित हो जाती है तथा वह रोग रोगी की मृत्यु का क्या बनती है, कारण बन जाती है। सामान्यतः एड्स के पश्चात न्यूमोनिया से व्यक्ति की ग्रसित होता है। ठीक है, और याद रखना जिस प्रकार आपने देखा है कि कोरोना के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर करते थे, वैसी कई बार पूछा गया है कि एड्स का जो टेस्ट किट होता है किससे किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एलिजा टेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एड्स के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये एड्स आप देख लो। ठीक है, सेंट्रल एंसेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ये पूरा है, आइस, लंग्स, स्किन, ये पूरा, ये कैसे किस प्रकार से क्या करता है, ये पूरे उस क्षेत्र को, पूरे बॉडी के किन किन क्षेत्रों को क्या करता है, ये अपने गिरफ्त में लेता है और धीरे धीरे उनकी इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है जिसका नाम है बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू को एक और नाम से जाना जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। यह रोग H5N1, यहाँ पे H का नाम है हीमोग्लूटिनिन और N का नाम है न्यूरोमिनिडेस। ठीक है, ये कई बार पूछा गया किनसे होता है, तो यह रोग जो विषाणु का नाम है, ठीक है, किससे होता है, H5N1 नामक विषाणु से होता है, जहां पे H है तो H का नाम है हीमोग्लूटिनिन और N का क्या नाम है, न्यूरोमिनिडेस। वर्तमान में विश्व में यह एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। ठीक है, और बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों पर रहता है तथा इनसे यह विभिन्न जीव जंतुओं में क्या होते हैं, फैलते हैं। मैं आपको बता दूं, फ्लू मतलब आप जान रहे हो कि बॉडी में वही लंग्स में, ठीक है, इन्फ्लुएंजा कफ की मात्रा को क्या करना, बढ़ना, जिसमें ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग रेट धीरे धीरे कम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है, डाउन, जो कोरोना में देखे हो ना, उसी प्रकार ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं H1N1 और H5N1, ये इस प्रकार से पूरा स्प्रेड स्लोली ऑफ टर्न फाइटल, ये पूरा अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा डार्क कर लिया है, पूरा अपना गिरफ्त में ले लिया है, फिर उसके बाद सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का वायरस जनित रोग, जो विषाणु जो जनित रोग है वो कंप्लीट होता है। जितने भी मैं आपको रोग बताया हूँ उसको आप बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, इससे आपकी पकड़ क्या है, बहुत अच्छी बन जाएगी साइंस में इस सब्जेक्ट से। और आपको बता दूं, आप एग्जाम में भी खोल के देखेंगे, जितना मैं बताया हूं उन्हीं रोग से ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। एक आध ऐसे होते हैं आप जानते हो जिसमें बाहर से आता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्नों का जो एरिया है, दायरा है, वो यही है। तो इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट जो है हम लोग जीवाणु वाले, जो जीवाणु क्या है और जीवाणु जनित रोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।